नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के खास बुलेटिन में। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी और अहम खबर से करेंगे, जहां पर पीलीभीत से बड़ी खबर सामने आ रही है। संदिग्ध हालात में तालाब में शव पड़ा मिला है और किसानों ने शव देखकर परिजनों को सूचना दी है। परिजनों ने हत्या की आशंका भी जताई है। और ये गजरोला इलाके के कल्याणपुर गांव का ये मामला है, जहां पर एक परिजनों ने इसमें हत्या की आशंका जताई है। आपको बता दें, गजरोला इलाके के कल्याणपुर गांव का ये मामला है, जहां पर एक शव बरामद किया गया है। और पीलीभीत से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर एक शव बरामद किया गया है। यहाँ पर संदिग्ध हालात में तालाब में शव पड़ा मिला है। और वहीं खबर अब बहराइच से है, जहां आज लखनऊ से सपा का प्रतिनिधिमंडल आया। जिले में दो हुई बड़ी घटनाओं के संबंध में पीड़ितों के परिवार से मंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में 7 सदस्यों की अध्यक्षता थी। जिले के नानपुर पारा के ग्राम पत्रिहार में 1.5 साल की बच्ची के साथ रेप के बाद हुई हत्या के मामले में पीड़ित परिवार से मंडल ने मुलाकात की। और भाजपा द्वारा बीडीसी की पीट कर हत्या के मामले में भी पीड़ित परिवार से प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। घटना की पूरी जानकारी प्रदेश मुख्य कार्यालय में अखिलेश यादव के आगे पेश की जाएगी। और वहीं खबर मैनपुरी से है, जहां पर थाना अलाव क्षेत्र के कुर्रा तिराहे पर थाना पुलिस टीम शुक्रवार की रात को गश्त कर रही थी। तभी कुर्रा की तरफ से बाइक से आ रहा एक युवक उनको देखकर भागने लगा। तभी चौकी इंचार्ज अजय प्रताप ने पुलिस बल के सहयोग से भाग रहे युवक को दबोच लिया और तलाशी ली गई। तलाशी में युवक के पास से एक 315 बोर का तमंचा और 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए। और पूछताछ में उसने अपना नाम उमेश किशनपुर थाना किसानी बताया है। और थाना प्रभारी अलाउ सुनील कुमार भारद्वाज ने बताया कि बदमाश उमेश पर 10,000 का इनाम है। और वहीं आरोपी के खिलाफ थाना बेवर और किसनी में 5 से अधिक संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज है। काफ़ी दिनों से पुलिस को आरोपी की तलाश थी और पकड़े गए आरोपी को कानूनी कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया है। अब वहीं एक और खबर, बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां पर एटा से बड़ी खबर। जिले में 3 जगह आकाशीय बिजली गिरी है और सकीट के चिलम्मापुर में व्यक्ति की मौत हुई है। आपको बता दें, बिजली गिरने से 3 जगह बिजली गिरी है, जहां पर एक व्यक्ति की मौत की भी खबर सामने आ रही है। और कोतवाली देहात परिसर में कार पर गिरी बिजली। और वहीं बाल बचे कार के आसपास मौजूद लोग। महारा में 3 मवेशियों की भी मौत हुई है। आपको बता दें, 3 जगह आकाशीय बिजली गिरने की खबर सामने आ रही है और एक जगह कार पर भी बिजली गिरी है और बाल बचे कार के आसपास मौजूद लोग, जहां पर मरहरा में 3 मवेशियों की बिजली गिरने से मौत भी हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर एटा से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर 3 जगह आकाशीय बिजली गिरी है। जिले में 3 जगह आकाशीय बिजली गिरी है और वहीं पर 3 मवेशियों की मौत भी सामने आ रही है। और सकीट के चिलमापुरम में व्यक्ति की एक मौत भी हुई है और कार पर भी आकाशीय बिजली गिरी। और आपको बता दें, कोतवाली देहात परिसर में कार पर बिजली गिरी है और बाल बचे गए हैं आसपास मौजूद लोग। और खबर बाराबंकी से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में घर के कमरे में युवक का शव बरामद हुआ है। परिजनों ने मृतक की पत्नी सहित एक अन्य युवक पर हत्या का आरोप लगाया है। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। सूचना पर पहुंची जैतपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अवैध संबंध के चलते प्रेमी के साथ मिलकर गला दबाकर हत्या करने का मृतक की पत्नी पर परिजनों ने आरोप लगाया। थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह रघुवंशी ने बताया, 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। जैतपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बोजा गांव का ये मामला सामने आया है।
एक लोग यहाँ गे रहे। कितने लोग थे दारू जो पी रहे थे? 3 लोग रहे बस। सुबह कैसे पता चला आपको? सुबह हम पता लगावे लगे, हम कहें कि जो है कहाँ चले गए, घर में हैयो नहीं, हम पहुड़े रहे साथ में है, कोई हैयो नहीं है। तब हम देखे लगाए सबको, हम पल्ला खोले लगाए, तो हम कहें पल्ला खोली देखी शायद कोई हुई करे। वहाँ देखे पल्ला से मुल्ले हाने पड़े, तब हम गए मंजिल के दद्दा खिया घर आवे लगे। हम कहें दद्दा छुट गए नहीं है, कहूँ कहाँ गए हैं, कहीं चलो देखे, चले सब जने आए, फिर देखे सब जने खोली। तो सर मेरा घर रिश्तेदार है, मेरा भाई है। क्या नाम है आपको? जगन्नाथ। नहीं, तुम्हारा नाम? हमारा राम प्रकाश। घटना किसके साथ कैसे क्या हुई? इसे सर हम इसके बारे में जान सकते हैं, हम इधर रहे, उसको अंदर मारा मिला है, उनकी औरत है। अच्छा उनके बच्चे थे घर पर। हाँ। लोग हम जानते नहीं। अच्छा अच्छा, कितने टाइम आप जान पाए उस? ये सुबह दुल्हन हमको जगावे 5:30 बजे जगावे कि छोटका कहाँ गए, तो हम काज नहीं, हम ये खोले और इन्हें घर में पकड़ो भी रहे। हाँ। अच्छा, जब जानकारी आपको हुई तो किस हालत में वो थे उस टाइम? अंदर पल्ला बंद थे। अच्छा, अंदर से पल्ला बंद थे। और बाहर से हम देखें तो लोग गाँव का आगे तो पानी डालेगा तो जो नहीं रहा सकते। अच्छा, आपको कैसे आशंका जताई जा रही? कौन सी सर? जी रोड लड़ाई कर रहे हैं लोग। रोड लड़ाई करते थे? मियाँ बीवी आपस में रोड लड़ाई करते थे। और अब खबर मैनपुरी से है, जहां पर तहसील करहल में एसडीएम रतन वर्मा और ईओ प्रभात यादव का 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर तहसील सभागार में सम्मान समारोह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें तहसील के कर्मचारियों और समाज सेवियों ने दोनों ही अधिकारियों को फूल मालाएं पहनाकर और शॉल उड़ाकर और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता तहसीलदार अरुण कुमार ने की और संचालन अरविंद यादव ने किया। कार्यक्रम की आयोजक टीम के सदस्य नितिन चतुर्वेदी, चांद मुन्ना और तहसील के कर्मचारियों ने कार्यक्रम में आए सभी लोगों का आभार भी व्यक्त किया और इसके अलावा अन्य अधिकारी भी इस मौके पर मौजूद रहे। और वहीं इस वक्त एक और बड़ी खबर और अहम खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर प्रयागराज में खेत की सिंचाई कर रहे किसान पर हमला किया गया है। धारदार हथियार के हमले में किसान गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल किसान को जिला अस्पताल भेज दिया गया है और सुलेन क्षेत्र के दुबहन गांव का ये मामला है, जहां पर धारदार हथियार के हमले से किसान को घायल किया गया है और घायल किसान को जिला अस्पताल में भेज दिया गया है। आपको बता दें, ये सलोन क्षेत्र के दुबा गांव का ये मामला है, जहां पर प्रयागराज में एक किसान को धारदार हथियार से हमला किया गया है। खेत की सिंचाई कर रहे किसान पर यह हमला किया गया। इस हमले के बाद किसान गंभीर रूप से घायल हो गया और गंभीर रूप से घायल होने के बाद किसान को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ पे घायल किसान को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बता दें, इस वक्त प्रयागराज में एक किसान को सिंचाई करते समय धारदार हथियार से हमला किया गया और सलोन क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर एक किसान को खेत की सिंचाई कर रहे किसान पर हमला कर दिया गया, जिसके बाद घायल किसान को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सरकार द्वारा सरकारी योजनाओं का लाभार्थियों को दिलाने के लिए हर प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ग्राम प्रधान और सचिवों की मनमानी के चलते लाभार्थियों को पीएम आवास का लाभ नहीं मिल पाया। पन्नी टीन सेत में गरीब परिवार जीवन बसर कर रहा है। परिवार के सभी सदस्य ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि बरसात ना हो, नहीं तो मिट्टी की दीवारों के ऊपर लकड़ियों से पट्टी छत कहीं गिर ना जाए। विकासखंड जागीर क्षेत्र के ग्राम पंचायत एलाव निवासी कमलेश कुमार उर्फ पप्पू अपनी पत्नी अनीता और बच्चों के साथ पुरानी कच्चे बने गिरासू मकान में छप्पर और काली पन्नी डालकर जीवन गुजारा कर रहे हैं। प्रयासों के बाद भी पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिल सका है। पारिवारिक बंटवारे में कच्ची मिट्टी की ईंटों से बना जर्जर एक कमरा हिस्से में मिला था, जो कभी भी गिर सकता है। डर की वजह से परिवार के साथ ये लोग छप्पर में रहकर गुजारा करते हैं। सरकार की योजना शौचालय और आवास प्रदान की मनमानी के कारण नहीं मिल सका है।
अब उम्मीद जागी है कि गांव की नई सरकार शायद आवाज दिला दे। पात्र के हिस्से में पुश्तैनी 2 बीघा जमीन है। परिवार का भरण पोषण हर ठेला लगाकर एलाव चौराहे पर चाट की दुकान से होता है और बीते समय में परिवार के सामने खाने का संकट भी आया था, लेकिन लॉकडाउन के कारण 2 महीने चाट की दुकान भी नहीं लग सकी। और वहीं समाज सेवियों की मदद से परिवार को आर्थिक सहायता भी मिली थी। परिवार में 4 छोटे बच्चे हैं। पालन पोषण की माँ बाप को चिंता सता रही है और आवास पाने के लिए पीड़ित ने ब्लॉक कार्यालय जागीर और विकास भवन कार्यालय मैनपुरी के दर्जनों बार चक्कर काटे, लेकिन आवास का सपना अधूरा ही रह गया। अगर एक रात जमकर बारिश हो जाए तो गरीब की झोपड़ी और मकान मलबे के ढेर में तब्दील हो जाएगी। पीड़ित ने जिलाधिकारी से मांग की है कि स्थलीय जांच कराकर विभागीय अधिकारियों को आदेशित कर आवास दिलाया जाए। खबर बहराइच से है, जहां थाना अध्यक्ष फकरपुर और 2 सिपाही सस्पेंड किए गए हैं। अचानक सस्पेंड होने से पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि पुलिस अधीक्षक सुजाता सिंह ने गोपनीय जांच कराई थी, जिसमें आरोपी पाए जाने पर थाना अध्यक्ष और 2 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया। क्षेत्रीय अधिकारी ने रिपोर्ट सौंपी थी। हालांकि सस्पेंड करने का अब तक सही कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। पूरे मामले पर जिम्मेदारों ने चुप्पी साधी हुई है। और वहीं एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर प्रयागराज में पुलिस ने 1.5 किलो सोना बरामद किया है। पुलिस ने उसमें 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आसाम से लाया जा रहा था सोना। पूरा मुफ्ती इलाके का ये मामला है, जहां पर पुलिस ने 1.5 किलो सोना बरामद किया है। और आपको बता दें, असम से लाया जा रहा था, आसमान से लाया जा रहा था सोना, जहां पर पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। और पूरा मुफ्ती इलाके का ये मामला है, जहां पर पुलिस ने 1.5 किलो सोने के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रयागराज में पुलिस ने 1.5 किलो सोना भी बरामद किया है और जिसके बाद 5 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। खबर मैनपुरी से है, जहां पर पति की मौत के बाद विधवा भाभी के साथ शादी का झांसा देकर 3 साल तक सगे देवर ने यौन शोषण किया है। जब उसका दूसरा संबंध सामने आया तो उसने भाभी के साथ मारपीट करते हुए उसे घर से निकाल दिया और शादी से इनकार कर दिया। अब पीड़िता न्याय पाने के लिए कई दिनों से पुलिस अधिकारियों के चक्कर काट रही है, लेकिन घटना की रिपोर्ट पुलिस ने अभी तक दर्ज नहीं की। और पूरा मामला जिले के ओछा थाना क्षेत्र के गांव विक्रमपुर का है। महीना हो गया मेरे को, है ना, चक्कर लगाते लगाते। पहले मैं पंचायत ले गया, प्रधान ले गया, 4 प्रधान ले गया, पंचायत नज़र बैठे की उनकी, तो शादी का टाइम भी दे दिया। 2 साल ऐसे ही बिता दिए। बहन को का लड़के के पिताजी ने कह दिया, कहता हम अपने घर पे रखेंगे, बहू नहीं जाने देंगे घर से, मेरे छोटे वाले लड़के के साथ रहेगी। उसके बाद मैंने उनको बोला, मैंने कि अब शादी कर लो और है ना ऐसे मत रखो। तो टाइम भी दे दिया उनने, नज़र बैठे हमने कर दी सब कुछ, हैं 10-15 आदमियों के बीच में, प्रधान के बीच में। उसके बाद जब 2 दिन रह गए तो उन्हें मना कर दी और लड़के को भगा दिया घर से। उसके बाद क्या विदा करना चाह रहे थे उसी लड़के के साथ? हाँ, उसी लड़के के साथ विदा करना चाहते। सभी राजीबाजी थे? सभी राजीबाजी थे उसमें, है ना। अच्छा, अब पुलिस क्या कर रही है इसमें? पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है सर। इंस्पेक्टर साहब ने कही लड़की को छोड़ के आओ, लड़की अपने हिस्से पे रहेगी। 1 महीना हो गया मेरे को, है ना, चक्कर लगाते लगाते। खबर बुलंदशहर से है, जहां झोला छाप डॉक्टर के इलाज से एक मरीज की मौत हो गई। डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगा है। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मरीज बैक्टीरियल इन्फेक्शन का इलाज करवाने के लिए क्लिनिक पर गया था, वहीं डॉक्टर के इंजेक्शन लगाने के बाद मरीज की मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी डॉक्टर फरार है। पुलिस ने मृतक के परिवार की तहरीर पर आरोपी डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जहांगीरबाद थाना क्षेत्र के करौंजी गांव की ये घटना बताई जा रही है।
खांसी ने चाय पी, इनकी बगल में कखियारी लेकर रही तो ये बोले इंजेक्शन लगवाया हूँ मैं बोली खाली पेट हो अभी मत जाओ इंजेक्शन लगवाने को, तो बोले रही कुछ ना कुछ है रो मुझको। ये जबरदस्ती चले गए। फिर वहाँ से डॉक्टर का फोन आया थोड़ी देर बाद के ऐसे ऐसे। कहाँ गए थे, किस डॉक्टर के पास? कारो जी। क्या नाम है डॉक्टर का? महेश। अच्छा, क्या हुआ था फिर, क्या करा था उसने? हाँ तो मैं बोली तुमने खाली पेट क्यों इंजेक्शन लगा दियो, तो बोलोगे वो का मालूम है कि खाली पेट आए। मैं बोली चाय पी के ही गए बस, क्या तुम 2 मिनट को यहाँ आ जाओ, इन्हें दौड़ा पड़ रहे हैं। मैं फिर वहाँ चली गई, मैं वहाँ कुछ भी ना। वहीं हरदोई से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मकान में घुसे तेंदुए से दहशत का मामला सामने आया है। पुलिस वन विभाग ने घायलों को निकाला है। घायल समेत 1 दर्जन लोगों को निकाला गया। सांडी थाने के नवाबगंज बिलग्राम का ये मामला है, जहां पर पुलिस वन विभाग ने तेंदुए को निकालने के लिए प्रयास कर रही है और घायल समेत 1 दर्जन लोगों को निकाला गया है। घर में आपको बता दें, सांडी थाने के नवाबगंज बिलग्राम का ये मामला है, जहां पर हरदोई के मकान में एक तेंदुआ घुस आया, जिसके बाद दहशत का माहौल बना रहा। उसके बाद पुलिस वन विभाग ने घायलों को निकाला और जिसके बाद आपको बता दें, एक घायल व्यक्ति के साथ करीब दर्जनों लोगों को बाहर निकाला गया है। खबर बुलंदशहर से है, जहां सयाना विधायक देवेंद्र सिंह लोधी ने कई गांव में पहुंचकर सड़कों का लोकार्पण किया था। उसी दौरान एक विकलांग अपनी समस्या को लेकर विधायक देवेंद्र सिंह लोधी के पास पहुंचा था, लेकिन विधायक जी ने विकलांग का समस्या नहीं सुनी। विकलांग का कहना है कि उसकी पेंशन 500 रुपये आती है, जिसमें गुजारा करना मुश्किल होता है। उसकी किसी भी तरीके की मदद ग्राम प्रधान भी नहीं करते हैं। खानपुर थाना क्षेत्र के गांव पीरपुर का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर विकलांग ने विधायक से मदद की गुहार लगाई थी। कोई नहीं है, 500 रुपये में कैसे खाना चला गया। ये मेरा घर भी है, कोई नहीं है, माँ बाप कोई नहीं, घर मकान है मेरा, ये मेरा घर भी देखिए आप जी। राज मेरा नाम है, गिरिराज चंदर भानी। मैं रेल से कटा हुआ हूँ, रेल से, और मेरे थोड़ा हर पास है। ये लो, ये मेरा और जो घूमता भी आया हूँ, ये अभी आया। हाँ, मैं रेल से। कहाँ के रहने वाले हो? कहीं हूँ, पीरपुर का ही। पीरपुर से जहाँ ये आए हैं आप, नहीं गई रहने वाला। सरकारी योजना नहीं मिल रही आपको? नहीं, कुछ नहीं मिल रहा। पेंशन वगैरह 500 रुपये मिल रहे महीने के। 500 रुपये महीने के? कोई नहीं है, ना माया ना पुरका पैसा, भीख मांग के बोल रहा हूँ मैं। अच्छा। आगरा में शनिवार दोपहर को डकैती का सनसनीखेज मामला सामने आया। इसके मुताबिक मन्नपुरम गोल्ड लोन के दफ्तर में लूट की वारदात को अंजाम देकर भाग रहे बदमाशों की भिड़ंत पुलिस से हो गई। इस दौरान पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल भी हो गए। बाद में उनकी स्थानीय अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। इस वारदात के तहत बदमाशों ने 19 किलो सोना और 5 लाख कैश लूटा था। आगरा के कमला नगर इलाके में इसे अंजाम दिया गया था। एडीजी ने इस मामले की जानकारी दी। एडीजी राजीव कृष्ण ने जानकारी देते हुए कहा कि मृतक बदमाशों की पहचान मनीष पांडे और निर्दोष कुमार के रूप में हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों ही फिरोजाबाद जिले से लगे इलाके के रहने वाले थे। पुलिस के मुताबिक वारदात के वक्त उन्होंने स्टाफ को बंधक बना लिया था। एडीजी ने बताया कि कंपनी में अलार्म सिस्टम था, जिसके एक्टिव होते ही नज़दीकी थाने में खबर पहुंच गई थी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने तुरंत ही मौके पर पहुंचकर बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। दोनों के बीच फायरिंग में दोनों बदमाश घायल हो गए थे, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। तालिबान ने अपना आतंक फैलाना शुरू कर दिया है। अफगानिस्तान में 15 साल से ऊपर बच्चों की लिस्ट मांगी गई है और ये फरमान जारी किया गया है कि 45 साल से नीचे वाली महिलाओं को तालिबानी
कुर्द लड़ाकों के साथ ही शादी करनी होगी। कुल मिलाकर देखें तो तालिबानी कानून लगना अब अफगानिस्तान में शुरू हो चुके हैं। तालिबान के अफगानिस्तान में कब्जा करने के बाद अब सारे देश इस सोच में पड़ चुके हैं कि तालिबान का यह चेहरा उनके लिए फ़ायदे वाला है या फिर ये घाटे का सौदा है। देख इस रिपोर्ट में आइए हम आपको समझाते हैं कि क्या है इस रिपोर्ट में। शंघाई सहयोग संगठन यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों के विदेश मंत्री 13 और 14 जुलाई को तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में मिले थे और इन सभी देशों का ध्यान सिर्फ और सिर्फ टिका था अफगानिस्तान पर। इस 2 दिन की बैठक के दूसरे दिन यानी कि 14 जुलाई को एससीओ के प्रतिनिधि अफगानिस्तान सरकार के साथ एक बैठक की थी, जिसमें देश में बन रहे हालात और तालिबान के सत्ता हासिल कर लेने की आशंकाओं और उससे पैदा होने वाली परिस्थितियों पर चर्चा की गई थी। 2018 में बनाया गया एससीओ अफगानिस्तान संपर्क समूह का काम आतंकवाद से मुक्त एक शांतिपूर्ण, स्थिर और आर्थिक रूप से समृद्ध अफगानिस्तान बनाने के प्रयासों के लिए प्रस्ताव और सुझाव देना है। चीन के संसाधन संपन्न शिनजियांग प्रांत की सीमा अफगानिस्तान के साथ लगभग 8 किलोमीटर लगती है। अफगानिस्तान में बने हालात को देखते हुए चीन की मुख्य चिंता यह है कि अगर तालिबान वाकई सत्ता पर काबिज हो जाता है तो चीन के शिनजियांग में सक्रिय अलगाववादी संगठन ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट को अफगानिस्तान में पनाह और वहां से सहायता मिल सकती है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट एक छोटा इस्लामिक अलगाववादी समूह है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह पश्चिमी चीन के शिनजियांग प्रांत में सक्रिय है और स्वतंत्र पूर्वी तुर्किस्तान स्थापित करना चाहता है। शिनजियांग प्रांत चीन के जातीय अल्पसंख्यक वीगर मुसलमानों का घर है। अमेरिकी विदेश विभाग ने ETIM को 2006 में जातीय वीगर अलगाववादी समूहों का सबसे उग्रवादी संगठन बताया था। एक आतंकवादी संगठन भी इसे घोषित कर दिया गया था। पिछले साल नवंबर में एक प्रमुख नीतिगत बदलाव में अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया। अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर निवेश की संभावनाओं पर नजर रखते हुए चीन अफगानिस्तान को अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल करने की कोशिश भी कर सकता है। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा था कि वे चीन को अफगानिस्तान के एक दोस्त के रूप में देखते हैं और उन्हें उम्मीद है कि बीजिंग से जितनी जल्दी हो सके पुनर्निर्माण कार्य में निवेश करने के बारे में बातचीत हो पाएगी। तालिबान ये भी कह चुका है कि वो अब शिनजियांग से चीन के वीगर अलगाववादी लड़ाकों को अफगानिस्तान में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देगा। तो चीन के बाद बात अगर रूस की करें तो आपको बता दें कि रूस की अफगानिस्तान को लेकर सबसे बड़ी चिंता यही है कि अमेरिकी फौजों की वापसी के बाद अफगानिस्तान कहीं इस्लामी कट्टरवाद का गढ़ न बन जाए। रूस का मानना है कि अगर अफगानिस्तान में इस्लामिक कट्टरता बढ़ी तो पूरे मध्य एशिया के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो सकता है और अगर खून खराबा हुआ तो उसके छींटे मॉस्को तक पहुंचेंगे। तालिबान को एक संभावित सुरक्षा कवच मानकर रूस उससे अच्छे संबंध बनाकर चल रहा है। रूस के प्रभाव वाले देश जैसे कि तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। रूस यह आशंका जता चुका है कि आने वाले समय में अफगानिस्तान की सरहदों पर मानवीय और सुरक्षा संकट खड़े हो सकते हैं। एक अनुमान के मुताबिक अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं और संस्थानों के पुनर्निर्माण में भारत अब तक $3 अरब से अधिक का निवेश कर चुका है। अगर बात करें कि इस पूरे मसले का असर भारत पर क्या पड़ेगा तो आपको बता दें कि भारत ने अफगानिस्तान के संसद भवन का निर्माण किया है। अफगानिस्तान के साथ मिलकर एक बड़ा बांध भी बनाया गया। भारत ने शिक्षा, तकनीकी सहायता भी दी है। साथ ही भारत ने अफगानिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों में निवेश को भी प्रोत्साहित किया। अब जाहिर है इस तरह के गहरे जुड़ाव के कारण भारत अफगानिस्तान में किए अपने निवेशों के लिए चिंतित है। तालिबान जिस तरह की हिंसा अफगानिस्तान में कर रहा है, उस स्थिति में उसके सत्ता हासिल कर लेने की वैधता पर भारत सवाल उठा रहा है। भारत की सबसे बड़ी चिंता पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सामरिक बढ़त होने को लेकर है। अफगानिस्तान में भारत के मजबूत होने का एक मनोवैज्ञानिक और सामरिक दबाव पाकिस्तान पर रहता है। वहां भारत की पकड़ कमजोर होने का मतलब है पाकिस्तान का दबदबा बढ़ जाना।
पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ लगभग 2611 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है और उसकी मुख्य चिंता भी यही है कि उसके बॉर्डर पर अफगानिस्तान से आने वाले शरणार्थियों का जमावड़ा लग जाएगा। दूसरी चिंता यह है कि पाकिस्तानी तालिबान जो पाकिस्तान की सेना के अभियानों के कारण अफगानिस्तान भाग गए थे, कई शरणार्थियों के भेष में पाकिस्तान में वापस न आ जाएं। पाकिस्तानी फौज के प्रवक्ता मेजर जनरल बाबर ने कहा था कि अगर अफगानिस्तान में गृह युद्ध होता है तो उसका सीधा असर पाकिस्तान पर पड़ेगा। अफगानिस्तान में गृह युद्ध की आशंकाओं को देखते हुए पाकिस्तानी फौज ने पहले ही तैयारियां कर ली थी। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोहित यूसुफ कह चुके हैं कि अफगानिस्तान के हालात बेहद खराब, पाकिस्तान के नियंत्रण से बाहर हो चुके हैं। पाकिस्तान पर लंबे समय से अफगान तालिबान की सहायता करने का आरोप लगता रहता है। ऐसा माना जाता है कि इस समर्थन के पीछे मुख्य वजह अफगानिस्तान में भारत के दबदबे का मुकाबला करना है। अब जानकार मानते हैं कि नेटो सैनिकों के अफगानिस्तान से जाने के साथ ही पाकिस्तान अपनी खोई हुई ताकत को फिर से हासिल करने की अब उम्मीद लगा बैठा है। वो ताकत जो उसने 2001 में तालिबान शासन के पतन के बाद अफगानिस्तान में खो दी थी, जहां उज्बेकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ 144 किलोमीटर लंबी सीमा है, वहीं ताजिकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ सबसे लंबी 1344 किलोमीटर की सीमा लगती है। दोनों ही देश इस बात से चिंतित हैं कि अफगानिस्तान में हिंसा होने पर उनके लिए शरणार्थी संकट उभर सकता है। पिछले कुछ हफ्तों में ऐसी कई घटनाएं हुई जब अफगानिस्तान सरकार के सैनिकों ने तालिबान के डर से जान बचाने के लिए बॉर्डर के दूसरी तरफ इन दोनों देशों में जाकर पनाह ली थी। ताजिक सीमा के साथ लगता अफगानिस्तान एक बड़ा इलाका तालिबान के नियंत्रण में आ चुका है। इसी के कारण ताजिकिस्तान 20,000 रिजर्व सुरक्षा बलों को अफगानिस्तान बॉर्डर पर तैनात कर रहा है। उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान जैसी चिंताएं तुर्कमेनिस्तान की भी हैं। तुर्कमेनिस्तान की 804 किलोमीटर लंबी सीमा अफगानिस्तान से लगती है और उसे भी यही आशंका है कि आने वाले दिनों में उसकी सीमाओं पर एक मानवीय और सुरक्षा का संकट खड़ा हो सकता है। लेकिन तुर्कमेनिस्तान शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है। रूस और चीन की ही तरह कजाकिस्तान और किर्गिस्तान की अफगानिस्तान को लेकर बड़ी चिंता इस्लामी चरमपंथ को लेकर है। इन दोनों देशों की सीमा भले ही अफगानिस्तान से न लगती हो, लेकिन उन्होंने अपने देशों में हुए हमलों को अक्सर अफगानिस्तान से जोड़कर देखा है। किर्गिस्तान को इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान जैसे चरमपंथी संगठन सहित इस्लामी विद्रोही आंदोलनों से गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। कजाकिस्तान काफी समय से अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में शामिल रहा और आर्थिक रूप से मदद करता रहा। कजाकिस्तान नॉर्दर्न डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का भी भागीदार है। इस नेटवर्क के तहत अमेरिका, रूस, मध्य एशिया और इसके साथ साथ आपको बताते चले काकेशस देशों के बीच अफगानिस्तान में रेल और ट्रक के माध्यम से सप्लाई होती है। अफगानिस्तान में शांति की स्थापना का एक बड़ा असर ये हो सकता है कि मध्य एशिया के देश अपने प्राकृतिक गैस, तेल और कोयले जैसे संसाधनों को दक्षिण एशिया के भारत, पाकिस्तान जैसे देशों तक पहुंचा सकते हैं। और यही वजह है कि इन मध्य एशियाई देशों की नजरें अफगानिस्तान में उभर रही राजनीतिक स्थिति पर अब टिकी हुई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि अप्रैल 1996 में शंघाई में हुई एक बैठक में चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान आपस में एक दूसरे के नस्ली और धार्मिक तनावों से निपटने के लिए सहयोग करने पर राजी हो गए थे। इसे शंघाई 5 कहा गया था। शंघाई 5 के साथ उज्बेकिस्तान के आने के बाद इस समूह को शंघाई सहयोग संगठन कहा गया। जुलाई 2005 में अस्ताना शिखर सम्मेलन में भारत, ईरान और पाकिस्तान को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया। जुलाई 2015 में रूस के उफा में शंघाई सहयोग संगठन ने भारत और पाकिस्तान को पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार करने का फैसला किया। भारत और पाकिस्तान ने जून 2016 में उज्बेकिस्तान के ताशकंद में दायित्वों के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिससे पूर्ण सदस्यों के रूप में एससीओ में शामिल होने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो गई। 9 जून 2017 को अस्ताना में एक ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन में भारत और पाकिस्तान आधिकारिक तौर पर पूर्ण रूप से एससीओ में शामिल हो गए। मंगोलिया, बेलारूस, अफगानिस्तान, ईरान शंघाई सहयोग संगठन में पर्यवेक्षक हैं, जबकि आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्की, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका को संवाद भागीदार का दर्जा मिला था। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज।
इस बुलेटिन में इतने ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज़।